आज हमारे पास जो कहानी है वो थोड़ी अजीब है। सोचिए, एक सरकारी अस्पताल का मुर्दा घर और उसमें एक ऐसी खिड़की जिसे खोलने की इजाजत मतलब किसी को नहीं है। बिल्कुल। और कहानी इसी एक खिड़की के राज के इर्द गिर्द घूमती है। सच कहूं तो इस कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो भूत प्रेत नहीं, बल्कि वो बंद खिड़की है। अच्छा। हाँ, एक सरकारी अस्पताल जहां सब कुछ क्या कहते हैं नियमों से चलना चाहिए, वहां एक खिड़की को अंधविश्वास की वजह से हमेशा बंद रखा गया है। सही बात है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ था कि पूरे सिस्टम ने तर्क के आगे घुटने टेक दिए। आइए इसी सवाल का पीछा करते हैं। और इस सवाल का पीछा करने के लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प किरदार भी हैं। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर प्राची, एक नई फोरेंसिक एक्सपर्ट जिसका यकीन सिर्फ विज्ञान पर है। फिर है रघु, मुर्दाघर का पुराना कर्मचारी जो उस जगह की अनकही कहानियों को जीता है एक तरह से। और इन दोनों के बीच में है डीन घोष। हाँ, डीन घोष, जो विज्ञान को भी मानते हैं और ये भी जानते हैं कि कुछ चीजें विज्ञान की पकड़ से बाहर होती हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि डर कैसे काम करता है और कैसे कभी-कभी एक बंद खिड़की सिर्फ शीशे और लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि किसी के अधूरे न्याय की चीख बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर प्राची की ज्वाइनिंग से। वो एक पढ़ी लिखी, तर्क पर चलने वाली डॉक्टर हैं। बिल्कुल। मुर्दाघर में आते ही रघु उन्हें एक सीधी सादी चेतावनी देता है। मैडम, बाकी 3 खिड़कियां आप खोलिए, पर चौथी खिड़की को कभी छूना मत। हाँ, और प्राची इसे एक पुराना अंधविश्वास मानकर शायद हंस देती है, पर यह चेतावनी ही कहानी की पहली ईंट है। ये डर पैदा करने का एक क्लासिक तरीका है। देखिए, इंसानी दिमाग को अधूरेपन से सख्त नफरत है। जैसे ही आप कहते हैं वो दरवाजा मत खोलना, सुनने वाला और कुछ सोच ही नहीं पाता। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये दिमाग में एक खुजली पैदा करने जैसा है, जिसे किरदार और सुनने वाला दोनों ही मिटाना चाहते हैं। तो कहानीकार ने प्राची के तर्कवादी दिमाग में शक का पहला बीज बो दिया है। बिल्कुल। और इस शक को खाद पानी देने के लिए तुरंत एक पुरानी घटना का जिक्र आता है। डॉक्टर जोशी की कहानी। हाँ, 6 साल पहले डॉक्टर जोशी नाम के एक डॉक्टर थे, बिल्कुल प्राची की तरह। उन्हें भी ये सब बकवास लगता था। एक रात सिगरेट पीने के लिए उन्होंने वही चौथी खिड़की खोल दी। और वहां मौजूद नर्स कविता ने जो देखा, वो उस अस्पताल की अनकही कहानियों का हिस्सा बन गया। क्या देखा उसने? उसने देखा कि खिड़की खोलते ही डॉक्टर जोशी जैसे पत्थर बन गए। उनके चेहरे पर ऐसा खौफ था मानो उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो वहां थी ही नहीं। ओह! इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने अपने ट्रांसफर की अर्जी डाल दी। लेकिन ट्रांसफर हो नहीं पाया। 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के ठीक नीचे मिली। और शरीर पर एक खरोच तक नहीं। बस चेहरे पर वही जमा हुआ डर था। यहीं से वो नियम बना कि वो खिड़की अब कभी नहीं खुलेगी। तो ये सिर्फ रघु का अंधविश्वास नहीं था। नहीं, ये अस्पताल के प्रशासन का ऑफिशियल ऑर्डर था, एक तर्क पर चलने वाली संस्था का एक अतार्किक फैसला। यही बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है। ये स्थापित करता है कि खिड़की से जुड़ा खतरा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संस्थागत याददाश्त का हिस्सा है। सही, ये प्राची की शुरुआती बेफिक्री को और भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि हमें मतलब सुनने वालों को पता है कि इस नियम को तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। प्राची इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रहती है, लेकिन फिर एक दिन मुर्दाघर में जगह कम पड़ जाती है। और वो अनजाने में एक डेड बॉडी वाली टेबल को ठीक उसी चौथी खिड़की के सामने रखवा देती है। और जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो अमावस्या की रात थी। बिल्कुल। देखिए, अमावस्या का जिक्र सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों में चांदनी की गैर मौजूदगी को तर्क और रोशनी की गैर मौजूदगी से जोड़ा जाता है। मतलब? जब तर्क का सूरज डूबता है, तभी अंधविश्वास और डर का चांद उगता है। कहानीकार इसका इस्तेमाल प्राची के वैज्ञानिक मन पर सीधा हमला करने के लिए कर रहा है। और रघु उसे फिर चेतावनी देता है, पर वो नहीं मानती। और फिर रात के 2 बजे वो होता है जिसका सबको डर था। क्या हुआ? प्राची को एक खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई अपनी उंगलियों से खिड़की की सलाखों को रगड़ रहा हो। ओह! वो मुड़कर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। लोहे की मोटी सलाखें धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ रही थीं। जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। हाँ, इसे ही स्लो बर्न हॉरर कहते हैं। ये आपको अचानक बू कहकर डराने की कोशिश नहीं करता।
ये धीरे धीरे बेचैनी का एक कंबल आप पर डालता है। खड़खड़ाहट, मुड़ती ही सलाखें। फिर अचानक ठंडी हवा का झोंका और लाश पर पड़ी चादर का फड़फड़ाना, ये सब आपके दिमाग को कहानी सुनाने पर मजबूर करते हैं। सबसे बड़ा डर वो नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि वो है जिसकी आप कल्पना करते हैं। बिल्कुल। और स्लो बर्न इसी कल्पना को हवा देता है। उस एक रात के अनुभव के बाद प्राची का सारा विज्ञान, सारा तर्क धरा का धरा रह जाता है। अब वो जानना चाहती है कि उस खिड़की के पीछे का सच क्या है। वो सबसे पहले रघु से बात करती है। डॉक्टर जोशी के बारे में पूछती है। हाँ, और रघु का जवाब बहुत अजीब है। वो कहता है वो गायब नहीं हुए थे मैडम, उन्हें ले लिया गया था। ले लिया गया था, ये 3 शब्द बहुत मायने रखते हैं। कैसे? ये किसी इंसानी अपराधी की तरफ इशारा नहीं करते, ये एक ऐसी ताकत की ओर इशारा करते हैं जो इंसानी समझ और कानून के दायरे से बाहर है। ये वो पल है जब प्राची को एहसास होता है कि इस पहेली का हल उसकी मेडिकल किताबों में नहीं मिलेगा। हाँ। तो अब प्राची उस मोड़ पर खड़ी है जहां विज्ञान के सारे जवाब खत्म हो जाते हैं, और एक तर्क पर चलने वाले इंसान के लिए इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। सही बात है। तो वो डीन घोष के पास जाती है, जो उस संस्था के नियमों और अनकहे राज दोनों को समझते हैं, और डीन घोष आखिरकार उसे पूरी कहानी बताते हैं। और यहीं पर कहानी एक साधारण भूत की कहानी से ऊपर उठ जाती है। ये असल में इस बात पर एक टिप्पणी है कि कैसे समाज में, खासकर उन महिलाओं को जिन्हें न्याय नहीं मिलता, उनकी आवाज मरने के बाद भी गूंजती रहती है। डीन बताते हैं कि 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की लाश आई थी, जिसका रेप के बाद मर्डर हुआ था। हाँ, और पहचान ना हो पाने की वजह से बिना अंतिम संस्कार के उसकी बॉडी को उसी चौथी खिड़की के पास रख दिया गया था। हाँ, और अगले ही दिन ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर गायब हो गई। हाँ, और उसकी सिर्फ खून से सनी चप्पलें और बेल्ट वहीं मिली। ओह, ये कहानी का दिल है। अब हमें पता चलता है कि ये कोई शैतानी आत्मा नहीं है जो बेवजह लोगों को मार रही है। ये अन्याय की कहानी है। बिल्कुल, एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसे सम्मानजनक विदाई तक नसीब नहीं हुई। वो खिड़की असल में सिस्टम का वो बंद दरवाजा है जिसे निधि की आत्मा सालों से खटखटा रही है, न्याय के लिए। लेकिन कहानी में एक और किरदार है, अजय, एक वार्ड बॉय, जिसे इस पूरी कहानी की गहराई नहीं पता। नहीं पता। एक रात सफाई करते हुए वो धूल हटाने के लिए उस चौथी खिड़की की कुंडी खोल देता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। अजय का किरदार इस बात का प्रतीक है कि अज्ञानता कितनी खतरनाक हो सकती है, और इसका नतीजा भयानक होता है। रात के 2:45 पर मुर्दाघर से उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, और नर्स कविता जब तक पहुंचती है, अजय फर्श पर मरा पड़ा था, आंखें खौफ से फटी हुई, मुंह खुला का खुला रह गया। ओह गॉड! और कविता को एक पल के लिए उस खिड़की पर लाल साड़ी में एक औरत की परछाई दिखती है और फिर गायब हो जाती है। ये पहली बार है जब किसी ने उस आत्मा की एक झलक देखी है। हाँ, ये दिखाता है कि इतने सालों बाद भी वो दर्द, वो गुस्सा कम नहीं हुआ है। अजय की मौत के बाद प्राची पूरी तरह हिल जाती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक बदले की कहानी है? निधि की आत्मा उन लोगों को सजा दे रही है जो उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं? मैं इसे बदला नहीं कहूंगा। नहीं, अगर ये बदला होता तो वो अपने असली दोषियों को ढूंढती। ये बदला नहीं, एक चीख है। एक चीख? हाँ, एक ऐसी ऊर्जा है जो दर्द और अन्याय से भरी है। डॉक्टर जोशी और अजय की मौतें उस चीख का दर्दनाक साइड इफेक्ट्स हैं। उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वो उसकी चपेट में आ जाता है। तो वो मारना नहीं चाहती, वो बस चाहती है कि कोई उसकी सुने। और अब प्राची ये समझ जाती है, वो जान जाती है कि इसे सिर्फ नियमों से या विज्ञान से नहीं रोका जा सकता। और वो एक ऐसा कदम उठाती है जो एक डॉक्टर के लिए सोचना भी मुश्किल है। वो डीन घोष को मनाकर एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाने का फैसला करती है। ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का टकराव नहीं, बल्कि संगम हो रहा है। सही कहा। प्राची, जो विज्ञान की प्रतिनिधि है, ये मान लेती है कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका इलाज दूसरी दुनिया के तरीकों से ही हो सकता है। अगली अमावस्या की रात बाबा अपनी तंत्र विधि शुरू करते हैं। चंदन की रेखा है, भस्म का घेरा, मंत्रोच्चार। और प्राची अपनी जान के परवाह किए बिना एक कैमरा लगाकर खुद उस घेरे में बैठ जाती है। हिम्मत है। रात के 3 बजे जब सब कुछ अपने चरम पर होता है, कैमरे की स्क्रीन बंद हो जाती है, पर एक आवाज गूंजती है, मुझे न्याय दो। हाँ,
और फिर निधि की परछाई उनके सामने आती है। झुलसी हुई त्वचा, खून से सनी साड़ी। वो अपनी कहानी बताती है। मैं इंतजार करती रही हर रात। किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। मैं अधूरी रह गई। ये शब्द किसी भूत के नहीं, एक पीड़ित के हैं। बिल्कुल। ये सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह उससे वादा करती है, मैं करूंगी, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी, तुम्हें शांति दूंगी। और ये वादा ही इस कहानी के समाधान की चाबी बनता है। अब प्राची सिर्फ भावनाओं पर काम नहीं करती, वो अपने डॉक्टर वाले दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो निधि का पुराना केस फिर से खुलवाती है। हाँ। और यहाँ फिर से विज्ञान और विश्वास का वो खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। कैसे? प्राची डीएनए टेस्ट और अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स की मदद से निधि के परिवार को ढूंढ निकालती है। कहानी हमें ये दिखाती है कि कभी-कभी समाधान दोनों दुनियाओं के तरीकों को मिलाकर ही मिलता है। मतलब विज्ञान ने निधि को उसकी पहचान वापस दी और अध्यात्म ने उसकी पीड़ा को समझा। जब परिवार को सालों बाद अपनी बेटी की सच्चाई पता चलती है तो उनका दुख फिर ताजा हो जाता है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जगती है। उन्हें उसकी अस्थियां सौंपी जाती हैं। बाबा ने जो भस्म निधि की आत्मा पे डाली थी, उसे ही उसकी अस्थियां मानकर परिवार को सौंपा जाता है। ये एक प्रतीकात्मक कदम है। पर उस परिवार के लिए यही सब कुछ है। ये एक बहुत ही मार्मिक क्षण है। जो परिवार अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुका था, उसे अब उसकी आत्मा को शांति देने का एक जरिया मिल जाता है। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है। नहीं, ये उस परिवार के लिए भी एक तरह का समापन है, एक क्लोजर है, जो उन्हें इतने सालों से नहीं मिला था। एक हफ्ते बाद गंगा किनारे पूरे रीति रिवाजों के साथ निधि का अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसी रात मुर्दा घर में एक चमत्कार होता है। सालों से आतंक का प्रतीक बनी वो चौथी खिड़की एक खट की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाती है। और सिर्फ खिड़की ही बंद नहीं होती, वो अजीब आवाजें, वो खौफनाक परछाइयां, वो ठंडी हवा के झोंके, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मुर्दाघर के उस कमरे में सालों बाद एक सुकून भरी शांति छा जाती है, जैसे किसी ने वर्षों से रो रही आत्मा को गले लगाकर चुप करा दिया हो। बाद में अस्पताल प्रशासन उस खिड़की पर ताला लगाकर एक देवी की तस्वीर टांग देता है, शायद इस बात का प्रतीक कि अब इस जगह की रक्षा कोई दिव्य शक्ति कर रही है। तो ये कहानी एक डरावनी खिड़की से शुरू होकर एक आत्मा की मुक्ति पर खत्म होती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे अनसुनी कहानियां और अधूरा न्याय अपने निशान छोड़ जाते हैं। इस कहानी का असली संदेश यह है कि वो आत्मा या वो भूत असल में समस्या नहीं थी, वो तो सिर्फ एक लक्षण था। तो असली हॉरर क्या था? असली हॉरर वो अन्याय था जो निधि के साथ हुआ था, पहले समाज द्वारा और फिर सिस्टम द्वारा, जिसने उसे एक लावारिस लाश मानकर भुला दिया। तो प्राची ने सिर्फ एक भूत को शांत नहीं किया, बल्कि एक अन्याय की शिकार हुई लड़की की कहानी को पूरा किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर अनसुलझा मामला, हर अन्याय अपने पीछे एक ऐसी ही गूंज छोड़ जाता है, एक ऐसी मौजूदगी जो बदला नहीं बल्कि सिर्फ सुने जाने और समझे जाने का इंतजार करती है ताकि उसकी कहानी पूरी हो सके।